दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। क्लासेस आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस की जो हमारी यूनिट 4 थी जिसका नाम था जैव विविधता, इसका पार्ट 3 करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी हमारी यूनिट 4 का 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आज हम अपना पार्ट 3 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एनवायरमेंटल साइंस का यूनिट 4। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जैव विविधता को संकट। तो मैं आप इस पार्ट के अंदर मैं फिर से आपको एक बार जैव विविधता जो है ये इसका मतलब समझा देती हूँ। जैव विविधता शब्द का मतलब होता है जीवों में विविधता यानी वैरायटी। जैव का मतलब होता है सजीव। अब सजीव पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े कुछ भी हो सकते हैं। और विविधता का मतलब होता है भिन्नता यानी कि वैरायटी। तो जैव विविधता का मतलब हो गया जीवों में वैरायटी। तो हमारा जो ये टॉपिक है ये है जैव विविधता को संकट। तो जैव विविधता को संकटग्रस्त करने के कारण निम्नलिखित है, यानी कि जो जैव विविधता है इसको बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से उसको संकट पैदा हो रहा है उसके ऊपर, जैसे कि आवासीय क्षति, औद्योगिक विकास, वन्य जीवों का अवैध शिकार करना, ठीक है, वनों की कटाई करना, मानव वन्य जीव टकराव, अत्यधिक दोहन यानी कि जंगलों से यानी जैव विविधता का ज़्यादा इस्तेमाल करना, जैव विविधता का पतन, भारतीय जैव विविधता पर अन्य प्रजातियों का जैविक आक्रमण। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से जो हमारी जैव विविधता है उसको संकट पैदा हो रहा है। तो फर्स्ट एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो पहला है हमारा आवासीय क्षति। आवासीय क्षति यानी हैबिटेट लॉस। आवास का मतलब होता है घर। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा जीव जंतु अपने प्राकृतिक घर यानी कि परिवेश, और परिवेश को ही आवास बोलते। तो इन तीनों का मतलब सेम है, परिवेश और आवास को घर भी बोलते हैं। तो जो जीव जंतु होते हैं वो अपने प्राकृतिक घर यानी कि जंगल में रहते हैं। तीव्र विकास की अंधाधुंध दौड़ में मनुष्य ने जंगल, भूमि, जल इन सब संसाधनों का इतना तेजी से दोहन यानी कि इस्तेमाल किया है कि अनेकों प्रजातियों को अपना प्राकृतिक आवास छोड़ना पड़ा। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, हम जो इंसान हैं, मनुष्य हैं, हमने अपना विकास करने के लिए यानी कि अपना डेवलपमेंट करने के लिए हमने जंगलों को काटना शुरू कर दिया। और इससे कि क्या हुआ है, जो इतनी सारी प्रजातियां, जानवर जो भी जंगल में रहते थे उन्हें अपना प्राकृतिक आवास छोड़ना पड़ा और दूसरी जगह उन्हें जाकर रहना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नए आवास क्षेत्र में इन प्रजातियों को कई कठिनाई पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या होता है, जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो यानी कि इनकी एनवायरमेंटल कंडीशन जो पूरी तरीके से बदल जाती है। आप सोचो, जो जहाँ ये पहले रह रहे हैं वहाँ की जो वातावरण है वो दूसरा है, अब ये दूसरी जगह गए वहाँ का वातावरण अलग है। तो क्या होगा, इन्हें उन पर्यावरण परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालना होगा और इन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है नए आवास के अंदर। इसी कारण कई प्रजातियां प्रतिदिन संकटग्रस्त व विलुप्तप्राय हो रही हैं। तो क्या हो रहा है, इसी कारण जैसे कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, अपने घर को, एक घर को छोड़कर दूसरे घर में रहना पड़ता है। तो इस कारण बहुत सारी प्रजातियां क्या हैं, उनको हर दिन वो संकटग्रस्त हो रही है यानी कि उनको विलुप्त होने का खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है। और दूसरा, कुछ प्रजातियां तो ऐसी हैं जो बिल्कुल खत्म हो भी रही हैं। ठीक है, जैव विविधता को नष्ट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानवीय कारक है जनसंख्या का तीव्र विस्फोट। तो अब जो जैव विविधता जो है इसको नष्ट करने के लिए यानी कि इसको ख़त्म करने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट मानवीय कारण जो है यानी हम इंसानों का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो है वो है जनसंख्या का तीव्र विस्फोट यानी कि जनसंख्या का तेज़ी से बढ़ना। जनसंख्या क्या है फ्रेंड्स, वो डेली मतलब बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो हम इंसानों को संसाधनों की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। तो हम अपने संसाधन कहाँ से प्राप्त करते हैं, हम अपने संसाधन प्रकृति से प्राप्त करते हैं और उनके लिए हमें जंगल, भूमि, ये सारी चीज़ें जो है इन्हें काटना पड़ता है। तो जिसकी वजह से जैव विविधता का नुकसान होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है
जनसंख्या की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए बहुत बड़े स्तर पर प्रजातियों के आवासीय स्थल के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो जो जनसंख्या है इसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर प्रजातियां जो होती हैं इनके आवासीय स्थल यानी कि जंगल जो होते हैं इनके साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से जैव विविधता जो है उसको खतरा मंडरा रहा है, उसके ऊपर आवासीय क्षति का ये कारण है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वन्य जीवों का अवैध शिकार। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। ओके फ्रेंड्स, तो इंसानों के लालच के कारण कई प्रजातियों को मौत के घाट उतारा जाता है। तो क्या होता है, हम इंसान जो हैं, हम मनुष्य जो हैं, हम अपने लालच के कारण बहुत सारी प्रजातियों का शिकार करते हैं, यानी अलग अलग जानवरों का शिकार करते हैं। तो जिनकी वजह से भी जो जैव विविधता है वो संकटग्रस्त होती जा रही है, यानी जैव विविधता के ऊपर संकट मंडरा रहा है। धन कमाने के लिए इनके चिकित्सीय महत्व व अन्य कारणों की वजह से जीवों की अवैध तस्करी की जाती है, यानी कि पैसा कमाने के लिए, या फिर बहुत सारी जानवर या फिर पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनका मेडिकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, तो उनकी वजह से भी कुछ जानवरों को मारा जाता है। और भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जीवों का जो है वो अवैध तस्करी की जाती है। नेक्स्ट है, इस अवैध तस्करी यानी कि शिकार का बाजार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो ये जो अवैध तस्करी या फिर शिकार है, इसका जो पूरे मार्केट है, उसका जो पूरा बाजार है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, यानी कि ये अवैध तरीके से, गलत तरीके से शिकार करना जानवरों को ये पूरी दुनिया में किया जाता है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर किया जाता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये ऐसे किया जाता है। बहुत बार मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए भी जीवों का शिकार करते हैं। तो क्या होता है, कई बार हम मनुष्य जो हैं, हम अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी इन जानवरों का शिकार करते हैं। होता है ना, पहले टाइम पे जो राजा महाराजा होते थे वो शिकार करने जाते थे, क्यों, जब उनका कभी मन करता था शिकार करने चले जाते थे अपने एंटरटेनमेंट के लिए और अपनी शान दिखाने के लिए भी कि हाँ मैंने इस जानवर को मारा वगैरह वगैरह। तो आज के टाइम पे भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने मनोरंजन के लिए जीवों का शिकार करते हैं। विभिन्न वन्य जीवों के अंगों की अवैध दवाओं व हथियारों के लिए तस्करी की जाती है। तो जो ये अलग अलग वन्य जीव होते हैं हमारे, इनके जो अंग होते हैं, इनके जो ऑर्गन्स होते हैं, यानी हर जानवर के जो ऑर्गन्स होते हैं, इनकी जो अवैध तस्करी है वो किस लिए की जाती है, दवाओं और हथियारों के लिए की जाती है। यानी कि इनके ऑर्गन्स से कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जानवरों के जिनसे बहुत बड़ी बड़ी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उनको हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए इन सारे जानवरों को मारा जाता है, इनका शिकार किया जाता है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर हाथी दांत के लिए हाथी, तो यानी जब हाथी के दांत की ज़रूरत होती है, हाथी के दांत से क्या होता है फ्रेंड्स, उनसे अलग अलग टाइप की ज्वेलरी बनाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। तो उनके लिए, हाथी के दांत के लिए हाथी को मार दिया जाता है, उनका शिकार किया जाता है। गेंडों के सींग जो होते हैं उनसे भी अलग अलग तरीके की ज्वेलरी बनाई जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, तो उसके लिए गेंडों का शिकार किया जाता है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी, भालू के पिताशय, बाघों की खाल व हड्डियाँ, मोर व शेर का मांस आदि का देश विदेश में व्यापक स्तर पर व्यवसाय किया जाता है। तो ये ऐसे बहुत सारे मैंने उदाहरण बताए। इन सारे जानवरों का जो है वो एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर देश विदेश में इन सारी चीज़ों का बिजनेस किया जाता है। नेक्स्ट है, आज के समय में कई देशों में इसे दंडनीय अपराध घोषित किया है। यानी कि आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके अंदर वन्य जीवों के अवैध शिकार को, यानी कि जानवरों के शिकार को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। यानी कि अगर आज के टाइम पे कोई भी जानवरों का शिकार करता है तो उनको अपराध दिया जाता है, यानी कि उनको सज़ा दी जाती है और फिर उनको कई बार जुर्माना भी भुगतना पड़ता है। तो हमारे लॉज के अंदर अब ये एक अपराध घोषित कर दिया गया है इसको। नेक्स्ट है मानव वन्य जीव टकराव, यानी कि मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसमें क्या होता है, इंसान अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए कृषि का विस्तार, शहरीकरण, औद्योगिकरण, पशुपालन, वनों की कटाई, बांध निर्माण जैसी गतिविधियां करता है। तो इंसान जो है, मानव जो है, वो अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए कृषि का विस्तार करता है, यानी कृषि की जो भूमि होती है उसको बढ़ाता है, शहरीकरण करता है,
औद्योगिकरण यानी कि अलग अलग उद्योग लगाता है, पशुपालन करता है, जंगलों की कटाई करता है, बांध जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी गतिविधियां करता है इंसान अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए और अपना विकास करने के लिए। तो जिस कारण क्या होता है, मानव और वन्य जीव के बीच संघर्ष की घटनाएं सामने आ जाती हैं। तो यानी कि क्या होता है, जैसे कि फ्रेंड्स जंगल काटे गए तो क्या होगा, अब जो जानवर जंगल में रहते थे अब उनके पास उनके घर नहीं बचे रहने के लिए, अब वो जंगलों को छोड़कर मानव बस्तियों में आना शुरू कर देंगे, यानी जहाँ पे इंसान रहते हैं वहाँ पे आना शुरू कर देंगे। तो उससे क्या होगा, इंसान और मानव जो होगा उनके बीच में मतलब मानव और जानवर जो होगा उनके बीच में टकराव होगा और वो एक दूसरे से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए एक दूसरे पर हमला करेंगे। तो इसमें क्या होता है, कई बार जो इंसान होता है वो जानवर को मार देते हैं, ऐसा बहुत ही कम होता है कि जानवर ने इंसानों को मार दिया। तो इस तरीके से भी जैव विविधता पर एक खतरा मंडराता है। तो मानव गतिविधियों की वजह से जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। तो हम इंसानों की गतिविधियों की वजह से जो जीव हैं इनके प्राकृतिक आवास यानी कि जंगल नष्ट हो जाते हैं और जिससे जीवों को मानव बस्तियों की ओर पलायन करना पड़ता है। जैसे कि फिर ये जीव जो होते हैं, जो जानवर होते हैं, ये मानव बस्तियों की ओर चलने लगते हैं। इससे वन्य जीव और मानव के बीच संघर्ष जो है वो बढ़ जाता है और इस तरह हर दिन मनुष्य और जीवों को जो है अपनी जान गंवानी पड़ती। नेक्स्ट है हमारा अत्यधिक दोहन। तो इसको करंट मास एक्सटिंक्शन क्राइसिस। वैसे अत्यधिक दोहन का मतलब होता है ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना किसी भी चीज़ का। तो बढ़ती जनसंख्या ने पृथ्वी पर पारितंत्र पर अत्यधिक दबाव बढ़ाया है। तो अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो जो हमारी अर्थ है, हमारा जो इकोसिस्टम है, उसके इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, यानी इकोसिस्टम का अत्यधिक दोहन होता जा रहा है। हर साल 8 से 9 करोड़ लोग बढ़ते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, हर साल 8 से 9 करोड़ लोगों की जनसंख्या जो होती है उसमें वृद्धि होती है हमारी जनसंख्या के अंदर। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत प्राकृतिक संसाधन है। तो इंसानों की जो जनसंख्या है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज है वो प्राकृतिक संसाधन है। अब हमें कुछ, चलो सोचो किसी को घर ही बनाने हैं, लकड़ी जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है, वनों की कटाई की जाती है, फर्नीचर के लिए लकड़ियों की कटाई की जाती है और फल फ्रूट इन सब के लिए भी जो है मतलब हमारी जैव विविधता जो है पूरी तरीके से वो हमें प्राकृतिक संसाधन देते हैं और हम इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए अपनी जैव विविधता यानी कि सारे प्राकृतिक संसाधनों को ही नष्ट कर देते हैं। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मानव अन्य प्रजातियों के क्षेत्र में आक्रमण कर उनको संकटग्रस्त बना रहा है। तो क्या हो रहा है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान जो है वो दूसरी प्रजातियों के क्षेत्र में घुसकर उनके ऊपर आक्रमण करके यानी कि हमला कर उनको संकटग्रस्त बना रहा है, यानी कि उनको खतरे से घेर रहा है। तो इस कारण पारितंत्र की गुणवत्ता जो है वो लगातार गिर रही है और धीरे धीरे जंगल कम होते जा रहे हैं। तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, इंसान जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होता है और प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं हमें जंगलों से और हमारी जो जैव विविधता होती है वो भी जंगलों में ज़्यादातर पाई जाती है। तो जब हम उन जंगलों को ही काट देंगे तो हमारी जैव विविधता भी नष्ट हो जाएगा और जो हमारे पारितंत्र यानी कि हमारा इकोसिस्टम होता है उसकी गुणवत्ता जो होती है उसमें भी गिरावट आ जाती है और जंगल जो होते हैं वो धीरे धीरे कम भी होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा जैव विविधता का पतन और विखंडन यानी कि डिग्रेडेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो दुनिया भर में वन और तटीय क्षेत्रों का ह्रास हुआ है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो जंगल है और जो तटीय क्षेत्र है इनका नुकसान हुआ है। जंगलों में लगने वाली आग से वन्य जीवों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, आपने सुना भी होगा कि अभी अमेज़न में आग लग गई, कभी किसी जंगल में आग लग जाती है तो वो नेचुरली लगती है। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जंगलों में आग लग जाती है। तो उनकी वजह से जो वन्य जीव होते हैं यानी जंगलों में रहने वाले जो जानवर होते हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। घास के मैदानों का दुरुपयोग हो रहा है। तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आज के टाइम पे जो घास के मैदान हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। विशाल अमेज़न वर्षा वन को जानवरों के चरागाह के लिए व सोयाबीन की खेती के लिए साफ़ किया जा रहा है। तो जो इतना बड़ा हमारे वर्ल्ड का, हमारी अर्थ पे सबसे बड़ा जो जंगल है, वन है, वो है अमेज़न, जो हमारा फॉरेस्ट है वो। तो ये जो हमारा अमेज़न वर्षा वन है
इसको जानवरों के चरागाह के लिए, यानी कि ऐसी जगह, चरागाह फ्रेंड्स ऐसी जगह होती है जहाँ पे जानवरों को चराया जाता है, तो चरागाह के लिए और सोयाबीन की खेती के लिए साफ किया जा रहा है। प्राकृतिक वनों को काटकर इमारती लकड़ी, यानी कि ऐसी लकड़ियाँ जिनसे फर्नीचर बनाया जा सके, घर बनाया जा सके, ठीक है, इनके पेड़ लगाए जा रहे हैं। और लेकिन ये जो वृक्ष होते हैं, यानी कि प्राकृतिक वृक्ष जो भी उगे होते हैं जंगल में, उनको काटकर हमने इमारती लकड़ी के वृक्ष लगा दिए। तो क्या होता है, ये जो प्राकृतिक वनों की तरह जैव विविधता को सहारा नहीं दे सकते। यानी कि एक जंगल के अंदर प्राकृतिक रूप से बहुत अलग अलग तरीके के हमारे पेड़ पौधे थे। तो जैव विविधता का मतलब ही होता है वैरायटी, तो अलग अलग वैरायटी के उसमें पेड़ पौधे थे, लेकिन अब हमने काट कर उनको एक ही तरीके के पेड़ पौधे लगा दिए। तो इससे क्या होगा, ये प्राकृतिक वनों की तरह जैव विविधता को सहारा नहीं दे पाते हैं। तो ये भी हमारा एक जैव विविधता का संकट है। नेक्स्ट है भारतीय जैव विविधता पर अन्य प्रजातियों का जैविक आक्रमण, मीन्स बायोलॉजिकल इन्वेशन विद एम्फेसिस ऑन इंडियन बायोडाइवर्सिटी। सो विदेशी प्रजातियों का किसी जगह की जैव विविधता पर कब्जा कर लेना भी एक संकट बन गया है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, नई नई प्रजातियाँ आती जा रही है, नई नई स्पीशीज आ रही हैं विदेशों से, यानी बाहर के देशों से आ रही है। तो ये जो विदेशी प्रजातियाँ होती हैं, ये किसी भी जगह की जो जैव विविधता होती है उन पर कब्जा कर लेती है, और ये भी एक संकट बन गया है हर देश की जैव विविधता के ऊपर। ये विदेशी प्रजातियां स्थानीय जैव विविधता को तेजी से खत्म करती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये जिस जगह की जो भी विविधता या जो जैव विविधता होती है, ठीक है, तो ये उस जगह की जैव विविधता को खत्म करने लगती हैं। इस प्रकार की विदेशी प्रजातियां किसी स्थान की प्रजातियों की प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो क्या करती हैं ये, वे जो विदेशी प्रजातियां होती हैं, ये किसी भी स्थान की जो प्रजातियां पाई जाती हैं उनकी प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स डालती हैं। तो यानी कि जो हमारी स्थान किसी भी जगह की जो प्रजातियां होती हैं, ये उन पर इस तरीके का प्रभाव डालती हैं कि उनकी जो प्रजनन क्षमता होती है, यानी कि रिप्रोड्यूस करने की जो क्षमता होती है, बीज बनाने की जो क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। और जिससे कि फिर अगर वो बीज नहीं बनाएंगे, रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो जिसकी वजह से उनकी संख्या कम होती चली जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जो किसी भी जगह की जो स्थानीय प्रजातियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो इस तरह भी जैव विविधता जो है उसको संकट बनता है। तो और एक समय के बाद स्थानीय प्रजातियां खत्म होने लगती हैं। उदाहरण है 1966 एंड 67 में भारत में लाए गए गेहूं जो थे, मतलब भारत में बाहर से गेहूं खरीदे गए थे, लाए गए थे हमारे देश में, उनके साथ एक खरपतवार घास आ गई थी, तो जिसको कांग्रेस घास भी कहते हैं। और उसने स्थानीय पेड़, यानी जिस उस जगह के जो भी पेड़ थे, घास थे, पारितंत्र में संकट उत्पन्न किया था। तो क्या किया था, इस खरपतवार ने उन सभी पेड़ों को, घास को, उस पूरे पारितंत्र को खत्म करना शुरू कर दिया था, उनकी जगह लेनी शुरू कर दी थी। तो फ्रेंड्स, वो जो हमारा टॉपिक था जैव विविधता का संकट, वो फिनिश हो गया है। अगर आपको उससे रिलेटेड डाउट है तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जैव विविधता संरक्षण, यानी कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए, कैसे किया जाता है। फर्स्ट है स्वस्थान संरक्षण, इसको इंग्लिश में इन सिटू भी बोलते हैं। तो स्वस्थान संरक्षण का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक बार पहले समझा दूँ सिंपल शब्दों के अंदर। तो स्वस्थान संरक्षण का मतलब होता है, जैसे कि क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि कोई हाथी है, वो किसी एक जगह पर पाया जाता है और अभी उसके ऊपर संकट मंडरा रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि वो जिस जगह पे है उसको उसी जगह पे संरक्षण प्रदान किया जाए, यानी कि उसको वहीं पे सुरक्षित रखा जाए, और जो भी उसको सुरक्षित रखने के लिए जो भी सारी कंडीशंस हैं वो उसको वहीं पे पूरी कराई जाए। और दूसरा तरीका ये है कि उस हाथी को यहाँ से ले जाकर किसी दूसरी सुरक्षित जगह पे सुरक्षा प्रदान की जाए, यानी कि उसका संरक्षण किया जाए। तो यानी कि जिस जगह पे वो रहता था उस जगह पे उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये जो तरीका होता है इसको स्वस्थान संरक्षण कहते हैं, यानी कि इन सिटू कहते हैं। तो इसमें मौलिक स्थान के अंदर ही जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है, यानी कि जिस स्थान पर जो भी जैव विविधता पाई जाती है उसका उसी स्थान पर संरक्षण किया जाता है। ये अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण माध्यम है और पर्यावरण संरक्षण का, क्योंकि प्रजातियों को अलग अलग संरक्षण संभव नहीं है। क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
माध्यम बन जाता है, क्योंकि क्या होता है अलग अलग प्रजातियां जो है उनको अलग अलग जगह पर हम संरक्षित तो नहीं कर सकते। यानी कि सोचो एक जगह है, वहाँ पे शेर, हाथी, भेड़, बकरी सब मिल रहे हैं, ठीक है, तो अब हम उनको अलग अलग जगह पे ले जाकर तो संरक्षित नहीं कर सकते, तो इससे ज़्यादा जगह भी लगेगी, टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, जिस जगह पे वो पाए जा रहे हैं उनको वहीं पे सारी उनकी कंडीशंस फुलफिल कर देते हैं एंड उनको वहीं पे संरक्षित किया जाता है। सो यथास्थल यानी कि स्वस्थल संरक्षण, यथास्थल को ही स्वस्थल कहते हैं, यानी कि जिस जगह पे जो पाया जाता है उनका वहीं पे संरक्षण किया जाए। तो इससे हम संकटग्रस्त, दुर्लभ एवं स्थानिक प्रजातियों का संरक्षण कर सकते हैं, जो कि जैव विविधता बनाए रखने में और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में सहायक होता है। तो फ्रेंड्स, स्वस्थल संरक्षण जो है इसमें हम क्या करते हैं, जिस भी प्रजाति के ऊपर खत्म होने का खतरा मंडरा रहा हो या फिर जो दुर्लभ प्रजातियाँ हों यानी कि बहुत मुश्किल ही पाई जाती हों, और या फिर जो हमारी स्थानिक प्रजातियाँ होती हैं यानी कि कुछ ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जो सिर्फ एक जगह पे पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती, तो इन सब प्रजातियों का संरक्षण कर सकते हैं हम स्वस्थल संरक्षण के अंदर, और इससे जैव विविधता को बनाए रखने में और पर्यावरण को बैलेंस्ड करके रखने में भी मदद मिलती है। इसमें राष्ट्रीय उद्यान और सेंचुरी, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, नेचर रिजर्व शामिल होते हैं। तो जो स्वस्थान संरक्षण किया जाता है इसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान, सेंचुरी, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, नेचर रिजर्व, ये सारी जगह जो होती हैं ये शामिल होती हैं। नेक्स्ट है हमारा बाह्य स्थान संरक्षण। तो अभी मैंने आपको बताया था स्वस्थान संरक्षण, तो उसके अलावा एक और मैंने आपको बताया था, अगर किसी प्रजाति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर उसको संरक्षित किया जाए, ठीक है, तो वो भी एक संरक्षण का तरीका होता है। तो अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके संरक्षित किया जाए तो उस तरीके को बोलते हैं बाह्य स्थान संरक्षण, एंड इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्स सिटू। तो इसमें जैव विविधता को मौलिक स्थान से अलग कर संरक्षित किया जाता है, यानी कि जहाँ पे जो भी जैव विविधता पाई जाती है उसको उस जगह से अलग कर दूसरी जगह पर संरक्षित किया जाता है। तो ये होता है बाह्य स्थान संरक्षण। ये पशुओं के संरक्षण का एक प्रभावशाली तरीका है। तो ये जो बाह्य स्थान संरक्षण है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाके संरक्षित करना, ये एक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तरीका है। इसमें चिड़ियाघर, बॉटनिकल गार्डन, नर्सरियाँ आदि आते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि जो हमारे नेशनल पार्क्स वगैरह होते हैं वो। तो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। तो जो राष्ट्रीय उद्यान हैं इनको वन्य जीव अधिनियम 1972 के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है, स्थापित किया जाता है। उन क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है जो पर्याप्त रूप से पारिस्थितिकी, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय महत्वता वाले होते हैं। तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स कि हर जगह को राष्ट्रीय उद्यान बना दिया, कोई भी पार्क आ गया उसको नेशनल पार्क बना दिया, नहीं। उन जगह को बनाया जाता है जहाँ पर पर्याप्त रूप से पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम बहुत अच्छा हो, सांस्कृतिक और दूसरा राष्ट्रीय महत्वता वाली जगह हो, उन जगह को राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है। इन क्षेत्रों में लकड़ी काटने, पशु चराने और कृषि पर प्रतिबंध होता है, यानी कि इन जगह पर नॉर्मल लोगों को लकड़ी काटने की, पशु चराने की और कृषि करने की भी अनुमति नहीं होती, उन पर प्रतिबंध होता है। इन जगह पर कोई भी ऐसी हरकत नहीं की जा सकती जो सरकार की नज़रों से दूर हो। हम नॉर्मल लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं जाकर, सारी जो भी गतिविधियां होती हैं वो सरकार की रजामंदी के साथ होती है। इसमें जानवरों को बहुत अच्छे से संरक्षित करके रखा जाता है, उनको वो सारी कंडीशंस प्रोवाइड कराई जाती हैं जिनके अंदर वो अपने आप को जीवित रख सकें। नेक्स्ट है अभ्यारण्य। अभ्यारण्य राष्ट्रीय पार्क के लघु रूप होते हैं। तो जो नेशनल पार्क होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, उनका एक छोटा सा रूप होता है अभ्यारण्य। यह जीव विशेष की प्रजाति के संरक्षण हेतु स्थापित किए जाते हैं। जैसे कि कोई भी एक जीव है, मतलब कोई एक स्पेसिफिक तरीके का जीव, ये उसकी प्रजाति के संरक्षण के लिए स्थापित किए जाते हैं। जैसे कि कोई एक अभ्यारण्य बना दिया जाता है, उसके अंदर चीतों को सुरक्षित किया जाता है। दूसरा बना दिया उसके अंदर शेर, फिर किसी के अंदर मगरमच्छ, किसी के अंदर मतलब अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। तो जैसे कि चीता, शेर, मगरमच्छ आदि, इन सब के लिए अभ्यारण्य बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, इनमें पर्यटन की अनुमति भी होती है, यानी कि हम बाहरी लोग जो हैं जाकर हम इनमें घूम सकते हैं, जानवरों को देख सकते हैं, लेकिन बहुत कम,
यानी कि इतनी भी ज़्यादा अनुमति नहीं होती है कि 24 घंटे उनमें ही घुसे रहो। बहुत कम लेवल पर हमें पर्यटन की अनुमति होती है। यहाँ दैनिक उपयोग के लिए स्थानीय समुदाय लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि अपने डेली यूजेस के लिए वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं वो लकड़ी काटने जा सकते हैं, वहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ की। नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व शब्द यूनेस्को द्वारा 1971 में प्रयुक्त किया गया था, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व ये जो शब्द है इसको 1971 में यूनेस्को द्वारा इस्तेमाल इसका किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ये एक ऐसी जगह होती है यहाँ पे एक अलग ही इकोसिस्टम बनाया जाता है, पूरा एक इकोसिस्टम एक अलग तरीके को बनाया जाता है और उसको बायोस्फीयर रिजर्व कह देते हैं। यहाँ वनस्पति और जीवों को जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है हमारा जैव मंडल आगार। तो जैव मंडल विविधता के संरक्षण को और ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से संरक्षित करने के लिए 1986 में राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम शुरू किया गया। तो जैव विविधता का जो संरक्षण है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए, जानवरों को और ज़्यादा अच्छे से संरक्षित करने के लिए 1986 में राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम जो था इसको शुरू किया गया। राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम का लक्ष्य था वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी कि इनके ज़रिए जो वैज्ञानिक होते हैं वो अपनी रिसर्च के लिए नॉलेज ले सकते हैं और वहाँ पे प्रशिक्षण भी कर सकते हैं। तो ये जैव मंडल का काम था। तो हमारे भारत के अंदर 10 जैव मंडल आगार हैं, तो अब उन्हें देखते हैं। तो भारत के 10 जैव मंडल आगार, फर्स्ट है नीलगिरी, सेकंड मन्नार की खाड़ी, थर्ड सुंदरबन, फोर्थ नंदा देवी, फिफ्थ नोकरेक, सिक्स्थ पंचमढ़ी, सेवेंथ सिमलीपान, एट्थ अचान कमार अमरकंटक, नाइन्थ ग्रेट निकोबार एंड 10th अगस्त्य माला। तो ये हमारे 10 जैव मंडल आगार हैं हमारे भारत के अंदर। नेक्स्ट है अगस्त्य माला जैव मंडल को यूनेस्को के कार्यक्रम इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम द्वारा 19 मार्च 2016 में विश्व जैव मंडल आगार का दर्जा दिया गया। तो हमारे इंडिया का एक ये जो जैव मंडल आगार है अगस्त्य माला जैव मंडल, इसको यूनेस्को का एक कार्यक्रम था, एक इवेंट था जिसका नाम था इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो इसने 19 मार्च 2016 को यूनेस्को के इस इवेंट के द्वारा हमारे अगस्त्य माला जैव मंडल को विश्व जैव मंडल आगार का दर्जा दिया गया, यानी कि अब ये सिर्फ इंडिया का ही जैव मंडल आगार नहीं रहा, ये पूरे वर्ल्ड का एक जैव मंडल आगार बन गया। नेक्स्ट है हमारा स्थानांतरण। ये भी एक तरीका है जिससे जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। तो विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्थानांतरण का उपयोग किया जाता है। तो जिन जातियों को विलुप्त होने का खतरा होता है उनको संरक्षण करने के लिए स्थानांतरण जो एक तरीका है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी निश्चित क्षेत्र में किसी विशेष प्रजाति की संख्या बढ़ाना होता है। तो स्थानांतरण का उद्देश्य क्या होता है, स्थानांतरण क्यों किया जाता है? तो किसी एक जगह के अंदर किसी भी प्रजाति का संख्या अगर बढ़ानी है तो ये स्थानांतरण वाला तरीका जो है इसको अपनाया जाता है। यानी कि सोचो कोई एक जगह है वहाँ पर शेरों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम, तो वहाँ पे ये स्थानांतरण वाला तरीका अपनाते हैं। तो उनकी संख्या बढ़ाने के लिए स्थानांतरण का तरीका अपनाते हैं। तब ये जो स्थानांतरण है ये 3 परिस्थितियों में किया जाता है, यानी कि 3 ऐसी परिस्थितियाँ होती है जिनके अंदर स्थानांतरण किया जाता है। पहला, प्रजातियों को एक ऐसे क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है जहाँ वे पहले नहीं पाए जाते थे। यानी कि अगर कोई ऐसी प्रजाति है जिसको ख़त्म होने का खतरा है तो उसको एक ऐसी जगह पे स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी कि उसको ऐसी जगह पे भेज दिया जाता है जहाँ वो पहले कहीं पाए ही नहीं जाते थे। तो जिससे कि क्या होता है, उन्हें नई एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलते हैं, कई बार वो जी जाते हैं, वहाँ पे जाकर वो मतलब कि अपनी संख्या जो है वो बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रजातियों को ऐसे क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है जहाँ पहले वे पाए जाते थे लेकिन अब नहीं पाए जाते। तो दूसरा एक तरीका है इनके स्थानांतरण का, उनको ऐसी जगह पे स्थानांतरित कर दिया जाता है जहाँ पर पहले तो वो पाए जाते थे लेकिन अब वो वहाँ से ख़त्म हो गए हैं, और अब वो अगर दूसरी जगह है तो वो उनको वहाँ पर
शिफ्ट कर देते हैं। और जो तीसरी परिस्थिति है उसके अंदर अतिरिक्त पौधों या फिर जीवों को कुछ ऐसे आवास में स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी ऐसी जगह पर उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि उस जगह पर वो अपनी संख्या बढ़ा सके, यानी कि उनको एक दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहाँ पर वो अपनी संख्या में वृद्धि कर सके। नेक्स्ट है हमारा वन्यजीव तथा जैव विविधता संबंधी समकालीन मुद्दे। तो जैव समकालीन भारत में जैव विविधता एवं अन्य जीवन की समस्याएं, जो अब हम एक एक करके उन्हें देखते हैं, यानी जैव विविधता से रिलेटेड और वन्य जीव से रिलेटेड जो भी सारे मुद्दे रहे हैं, हम एक एक करके अब उन सारे मुद्दों को देखने वाले हैं, प्रोजेक्ट वगैरह जो भी रहे हैं। फर्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। तो हम क्या देखने वाले हैं फ्रेंड्स इसमें, यानी सारे जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए जो भी अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए गए, क्या क्या मुद्दे सामने आए, उन सबको। तो फर्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। तो हमने जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है प्रोजेक्ट टाइगर, तो इसमें टाइगर्स जो होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए ये प्रोजेक्ट किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर को भारत सरकार ने WWE इंटरनेशनल के सहयोग से 1973 में शुरू किया था और इस परियोजना का लक्ष्य था टाइगर की जो प्रजाति थी और इसके सभी आवासों की सुरक्षा करना, यानी कि टाइगर्स की सुरक्षा करना और इसके आवास की सुरक्षा करना, ये इस परियोजना का लक्ष्य था और आज भी है। इस प्रोजेक्ट ने इस तथ्य को मान्यता दी कि बाघों को अकेले सुरक्षित नहीं किया जा सकता, यानी कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट था इसने इस बात को बोला कि हम इकलौता टाइगर्स को सुरक्षित नहीं कर सकते। अगर हमें टाइगर्स को सुरक्षित रखना है तो हमें उनके संरक्षण के लिए उनके आवासों को, यानी कि जहाँ पे वो रहते हैं, उनको भी सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो उनको सुरक्षित करना भी ज़रूरी है। इसके तहत लगभग 27 से ज़्यादा बाघ अभयारण्य बनाए गए। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लगभग 27 से ज़्यादा बाघ अभयारण्य बनाए गए जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाघों को संरक्षित करके रखा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा प्रोजेक्ट हाथी। तो जैसे अभी हमने प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ा था, अब हम ऐसे प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी कि हाथी पढ़ने वाले हैं। तो इसे 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था और ये जो पूरा कार्यक्रम था, प्रोजेक्ट था, इसको हाथी की संख्या बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को निम्नलिखित उद्देश्य के लिए शुरू किया था, यानी मेन ऑब्जेक्टिव्स थे इसको शुरू करने के। पहला, हाथियों और उनके आवास की रक्षा करना। दूसरा था मानव पशु विरोध का हल करना, ठीक है। एंड थर्ड था पालतू हाथियों का कल्याण करना। तो ये 3 कारण थे जिनकी वजह से इस प्रोजेक्ट हाथी को शुरू किया गया। ये परियोजना मुख्य रूप से 13 राज्यों में की जा रही है। तो आज के टाइम पे ये जो प्रोजेक्ट हाथी है ये 13 राज्यों में चल रही है। थर्ड है गिद्ध प्रजनन कार्यक्रम। तो ये भी एक कार्यक्रम है जिस संरक्षण करने के लिए जैव विविधता का। तो भारत में पिछले कुछ दशकों से गिद्धों की संख्या में भारी कमी आई है। तो क्या हुआ है फ्रेंड्स, हमारे इंडिया के अंदर पहले बहुत ज़्यादा लेवल पर गिद्ध पाए जाते थे, यानी कि वल्चर्स जो होते हैं, ठीक है। और आज के टाइम पे क्या हुआ है, हमारे भारत के अंदर गिद्धों की जो संख्या है उनके अंदर भारी गिरावट आई है। तो ये गिद्ध कौन होते हैं फ्रेंड्स? गिद्ध एक तरीके के पक्षी होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं साइज़ के अंदर और ये मरे हुए जानवरों वगैरह इन सबको खाते हैं। तो पहले इनकी बहुत ज़्यादा संख्या थी, अब नहीं है। 2001 में हरियाणा के पिंजौर में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। तो क्या हुआ, 2001 के अंदर हरियाणा का एक जगह थी पिंजौर, उसके अंदर गिद्ध संरक्षण के लिए और उनका एक प्रजनन केंद्र बनाया गया यहाँ, यानी कि उस जगह पर उनका प्रजनन, उनका रिप्रोडक्शन कराया जाता था ताकि उनकी जो जनसंख्या उसमें वृद्धि हो। तो इससे अलग अलग प्रजाति के गिद्ध रखे गए इसके अंदर ताकि अलग अलग प्रजाति के गिद्धों में संख्या में वृद्धि हो। तो यह गिद्ध प्रजनन कार्यक्रम था। तो नेक्स्ट हमारा गिद्धों के 9 प्रजातियों में से 3 प्रजातियों को IUCN के द्वारा संकटग्रस्त बताया गया है, यानी कि IUCN के पास गिद्धों की 9 प्रजातियों का डाटा है। तो उनमें से उन्होंने उनकी 3 प्रजातियों को ऐसा बता दिया जिनको आज खत्म होने का खतरा है। तो नेक्स्ट है हमारा मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। तो ये परियोजना 1970 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य था मगरमच्छों की संख्या में वृद्धि करना। नेक्स्ट है हमारा 1978 का 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए, यानी कि 1978 तक ऐसी 16 केंद्र बना दिए गए जहां पर मगरमच्छों का प्रजनन कराया गया, यानी कि उनसे संख्या में वृद्धि करने के लिए उनका रिप्रोडक्शन कराया गया। मगरमच्छ अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश में है।
यानी कि आंध्र प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मगरमच्छ अभयारण्य बनाए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी परियोजना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी को सोन चिरैया भी बोलते हैं फ्रेंड्स। पहले हमारे इंडिया के अंदर सोन चिरैया बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी, आज के टाइम पे बहुत कम है। IUCN के अनुसार 1969 में सोन चिरैया की आबादी लगभग 1260 थी, यानी कि 1969 सन के अंदर IUCN के अनुसार 1260 सोन चिरैया थी, लेकिन आज के टाइम पे 150 से भी कम है। ये भारत और पाकिस्तान की भूमि पर पाया जाने वाला एक बहुत बड़ा पक्षी है सोन चिरैया, यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी। इनकी सुरक्षा के लिए ये परियोजना जो है ये चलाई गई थी, इनकी सुरक्षा के। नेक्स्ट है साइलेंट वैली आंदोलन। तो केरल की एक शांत घाटी है जो अपनी घनी जैव विविधता के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अब वो शांत घाटी जो है ये मतलब ये जो आंदोलन है ये उस शांत घाटी से रिलेटेड है, इसलिए इसको साइलेंट वैली बोल दिया गया। 1980 में यहाँ कुंती पूंछ नाम की एक परियोजना के तहत 200 मेगावाट बिजली निर्माण हेतु बांध का प्रस्ताव रखा गया। 1980 में क्या हुआ, यहाँ एक कुंती पूंछ नाम की नदी थी, उस पर एक परियोजना के तहत उस पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव आया कि उस बांध से 200 मेगावाट बिजली जो है उसका उत्पादन किया जाएगा। जैव वैज्ञानिक और जो स्थानीय लोग थे उन्होंने और जो पर्यावरण कार्यकर्ता थे उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर जो है बांध का निर्माण नहीं करवाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो फिर इस विरोध के बाद केरल सरकार ने इस वैली को राष्ट्रीय उद्यान बना दिया, यानी कि नेशनल पार्क बना दिया, और इसी आंदोलन को साइलेंट वैली आंदोलन कहा गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा सेव वेस्टर्न घाट आंदोलन, यानी कि पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। पश्चिमी घाट जैव विविधता के नज़रिए से हॉटस्पॉट है, यानी कि पश्चिमी घाट ये जो एक हमारा हॉटस्पॉट है ये जैव विविधता के नज़रिए से हॉटस्पॉट है, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के जीव जानवर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट पर खतरे को मद्देनज़र देखकर लगभग 30 साल पहले पश्चिमी घाट आंदोलन शुरू किया गया। तो पश्चिमी घाट के खतरे को देखते हुए उसके मद्देनज़र रखते हुए 30 साल पहले पश्चिमी घाट आंदोलन शुरू किया गया। इसके अंदर पर्यावरणविदों, समाज सेवियों, युवाओं और जो पत्रकार थे इन्होंने बड़े पैमाने पर भाग लिया, यानी कि इस आंदोलन के अंदर इन सब ने बहुत बड़े लेवल के अंदर पार्टिसिपेट किया ताकि ये इसको बचा। इन्होंने क्या किया था, इन लोगों ने 100 दिन तक पैदल चलते हुए पश्चिमी घाट के महत्व और इसके प्रति खतरों को जो है उनको जागरूकता फैलाई थी लोगों के अंदर, ताकि लोग इस पश्चिमी घाट के प्रति जागरूक हो और इसका नष्ट ना करें और इसका संरक्षण करें। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कैलाश मल्होत्रा थे। ओके फ्रेंड्स, तो इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, यानी कि सबसे पहले जिसने इनको शुरू किया और इस आंदोलन का नेतृत्व जिसने किया वो थे कैलाश मल्होत्रा। तो आई होप आपको ये जो आपका थर्ड पार्ट था यूनिट 4 का समझ आया होगा। फ्रेंड्स, ये जो हमारी यूनिट 4 थी इसमें कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। ओके, तो अगर फ्रेंड्स आप हमें हमारी सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए।